प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 12वीं क्लास का कोटा का पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का ये पेपर हुआ है, ये कैसा पेपर है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही दिया गया है। तो हम इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आए थे। और आप भी अगर अपना कोई क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो 8469022568 इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल साफ साफ फ़ोटो खींच के या PDF बना करके भेज सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस इसमें करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। इससे पहले मैंने आपके 2022 के जो मॉडल पेपर जारी किए गए बोर्ड द्वारा उनको सॉल्व किया है, और उनकी लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी PDF आप देख लेना, और उसके सॉल्यूशन भी मैं अभी करवा रहा हूँ। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में सारे सॉल्यूशंस आपको कंप्लीट दे दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो आपको सभी को पता है अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं मेन। क्या उत्पादन करें, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो यानी कि तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो वस्तुएं कहलाती हैं पूरक वस्तुएं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं जो टुगेदर यूज होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे सीमांत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो इसमें आगत परिवर्तन, ठीक है, अपॉन में निर्गत में परिवर्तन जो है ये होता है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन इनपुट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र की शाखा में किया जाता है। तो सभी को पता होगा राष्ट्रीय आय का जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया, यदि एकल राष्ट्रीय उत्पाद 600 करोड़ रुपए तथा मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए है तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, यानी कि आपको नेट नेशनल इनकम बताना है। तो आपका जो उत्पाद में से इसको हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 550 करोड़। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपसे, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हैं। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव भी है, मूल्य मापन का अभाव भी है इसमें, और वस्तु विभाज्य का अभाव भी है, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आपको बताना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात कर रहे हैं। तो आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उसके बाद 9वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, वह रेखा जो उन सभी बांडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है उसे हम बजट लाइन कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अर्थशास्त्र का जनक खालिस्तान को कहते हैं। तो एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को जो हैं उनको हम एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना खालिस्तान कहलाता है, यानी क्रिएटिंग ए यूनिटी इन ए थिंग इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, और हिंदी में बोलते हैं उत्पादन, ठीक है, करना उत्पादन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आपके जो प्रश्न उत्तर हैं सही गलत इनको चूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें 13वां नंबर है, जब कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो उस स्थिति में मुद्रास्फीति, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो बिल्कुल सही वचन है कि उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष कर 25 करोड़ है, उत्पादन 5 करोड़ है तो निवल अप्रत्यक्ष कर 30 करोड़ हो जाएगा। तो ये गलत है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 25 नंबर, देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। ये आप जनसंख्या में जब आप राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, ये भी आपका सत्य वचन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, देश में प्रचलित नोट तथा सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, पेपर करेंसी कहते हैं। तो ये सत्य वचन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ईडी इक्वल्स टू 1 होने पर मांग की कीमत लोच व लोचदार होती है। तो ये गलत है। अगर ईडी आपका बराबर है तो नहीं होगा, वो यूनिट इलास्टिक होगा, लेकिन अगर ईडी आपका कम है 1 से तब वो इन इलास्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सत्य वचन नहीं है।
18 नंबर जो क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थशास्त्र में उत्पादन विनियम उपभोग संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल प्लान है इकोनॉमी का, वो सारे डिसीजन जो है वो एक्सचेंज का, कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का गवर्नमेंट लेती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट में आपसे क्वेश्चन बोला गया है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में 3 उत्तर लिखिए। तो उत्तर गलत है, यहाँ पे अंतर है, ये बच्चे ने लिखा है, डिफरेंस आपको बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इंग्लिश में, तो अंतर लिखना था आपको, आप बता सकते हैं आसानी से। 20वां क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग 4 रुपये कीमत पर 25 इकाइयाँ और 5 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग 20 इकाइयाँ हो जाती है। तो वस्तु की मांग की जो है लोच आपको निकालनी है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की संकल्पना को आपको समझाना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणा को आपको समझाना है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। कोटा का पेपर देख रहे हैं, ध्यान रखना है आपको कि ये क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज़िले में भी आ सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने अभी तक जितने भी पेपर डाले हैं मैक्सिमम हर ज़िले के डाले हैं, कभी किसी का। तो मैंने ये देखा है कि लगभग आपके 30 to 40% क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, एक दूसरे में घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का, यानी कि उत्पादन फलन को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणा को समझाना है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों को समझाना है। 24 नंबर क्वेश्चन में स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताना है। और 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, इनमें प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। समय की कमी के कारण मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, जितना भी दे रहा हूँ आप उनको देख लें और बाकी बड़े प्रश्नों को आप याद करें अपनी बुक से। खंड स शुरू होता है, जिसमें 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बोला गया है, इसमें आपसे 26 नंबर में पूछा गया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिख करके कोई भी एक विधि को आपको समझा देना है। उसके बाद में अथवा पार्ट में आपसे पूछा गया केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इसके कार्यों का व्याख्या करना है, आपको वर्णन करना है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, अनादिमान वृक्कों से क्या अभिप्राय है और अनादिमान वृक्कों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। इसी का और पार्ट जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया अथवा में, व्यक्तिगत मांग अनुसूची एवं बाजार मांग अनुसूची को उदाहरण देकर समझाइए और रेखा चित्र भी आपको बनाना है इसका। 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको दिया है आपके कैलकुलेशन के डिपेंड बिहाफ पे। तो अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न आंकड़ों की सहायता से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और निजी आय और फिर राष्ट्रीय आय का आंकलन करना है। यहाँ पर जो डाटा है इस तरह से है, पहला है व्यक्तिगत आय जो है 1225 करोड़ रुपए है, निजी निगमित क्षेत्र की बचत जो है 12 करोड़ रुपए है, निगम कर जो है वो 23 करोड़ रुपए है, सहकारी प्रशासनिक विभागों से चालू हस्तांतरण 30 करोड़ रुपए है, सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति और उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय 30 करोड़ रुपए है, शेष विश्व से चालू हस्तांतरण जो है वो 25 करोड़ है, गैर विभागीय सरकारी उद्यमों का बचत जो है वो 20 करोड़ रुपए है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है 195 करोड़ है और परिवार द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कर जो है 25 करोड़ है, ठीक है, परिवारों द्वारा दिया गया। और इसी का इंग्लिश वर्जन जो है नीचे है, जो स्टूडेंट इंग्लिश से मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंग्लिश में ये पेपर होना ज़रूरी था। तो इसमें आपका है वही चीज़, सेम चीज़ जो ऊपर लिखी है हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में जो है आपको पर्सनल डिपोजेबल इनकम और उसके बाद में पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम आपको बताना है। तीनों चीज़ इस डाटा से निकालनी है, डाटा आपके सामने है इन डाटा के हिसाब से। और इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सीमांत उपयोगिता ह्रास की व्याख्या करनी है, आपको यह एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप और पार्ट भी कर सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आपको आंसर्स बता दिए, बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स अभी देने का समय नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उनमें हेल्प करेंगे, उनको अपलोड करना, उनके सॉल्यूशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी 12th की प्लेलिस्ट देख लेना, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो या लिंक नहीं मिलती, कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।